डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। सेल साइकिल या कोशिका चक्र क्या होता है? कोशिका चक्र एक सेल के बनने से लेकर पुनः विभाजन तक की अवस्था को सेल साइकिल कहते हैं। यानी एक कोशिका जब बनती है और वह पुनः विभाजित होती है तो उसे हम कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका के जीवन काल को हम कोशिका चक्र कहते हैं। एक कोशिका है, ठीक है, जो विभाजित होकर दो छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, यह कोशिका पुनः जब इस स्टेज में आएगी तो इस पूरे चक्र को हम कोशिका चक्र या सेल साइकिल कहते हैं। इसके मुख्य दो पार्ट होते हैं कोशिका चक्र के। एक होता है जिसके अंदर कोशिका विभाजन करती है और दूसरा होता है जिसमें वो अपने विभाजन के लिए तैयार होती है। इसको हम डिवीजन फेज या विभाजन अवस्था कहते हैं, जिसमें एक कोशिका है वह दो भागों में टूट जाती है और जब वापस कोशिका पुनः विभाजन के लिए तैयार हो जाती है उस पूरी अवस्था को हम इंटरफेज कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? इंटरफेज या अंतरा अवस्था कहा जाता है, जिसमें कोशिका अपने आप को तैयार करती है पुनः विभाजन के लिए। यह जो अवस्था होती है इंटरफेज, यह भी पुनः तीन भागों में बंटी रहती है। ठीक है, जिसमें अलग अलग कार्य कोशिका में होते हैं। एक पहली स्टेज जिसे हम G1 अवस्था कहते हैं या इसको ग्रोथ अवस्था भी कहते हैं। सेकेंड स्टेज है जिसे हम S फेज कहते हैं या सिंथेसिस फेज कहते हैं और थर्ड स्टेज को G2 फेज कहा जाता है। दो ग्रोथ अवस्थाओं के बीच में एक सिंथेसिस फेज होती है। पूरे कोशिका चक्र में दो अवस्थाएं इंपॉर्टेंट होती है, एक डिवीजन फेज और एक सिंथेसिस फेज, जो आपस में लगातार चलती रहती है। कि जब सिंथेसिस फेज है, इसके अंदर डीएनए है वो डुप्लीकेशन होता है। इसमें क्या होता है? डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। डीएनए की जो अमाउंट है, आनुवंशिक पदार्थ है, उसकी मात्रा है वो डबल हो जाती है। वापस पुनः ग्रोथ फेज आती है और ग्रोथ फेज के बाद में पुनः कोशिका है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। इन अवस्थाओं में क्या होता है? जो ग्रोथ फेज होती है, सबसे पहली स्टेज होती है इंटरफेज के जस्ट बाद में। इसमें यहाँ पे जो सेल होती है वो स्मॉल साइज की होती है। कोशिका का जो आकार है वो छोटा होता है। इसके दौरान ग्रोथ फेज के दौरान साइज है वो सेल का साइज इंक्रीज होता है। मेटाबॉलिकली सेल एक्टिव होती है तो आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है। इसके अंदर प्रोटीन एंड आरएनए की सिंथेसिस होती है। साथ ही कोशिका को क्योंकि एस फेज में प्रवेश करना होता है, डीएनए की मात्रा को डबल करना होता है, तो इसके लिए जो जरूरी मशीनरी होती है जैसे डीएनटीपीज है, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है, उनकी सिंथेसिस होगी। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, उसकी सिंथेसिस होती है। हिस्टोन प्रोटीन है जो डीएनए के साथ में जुड़े रहते हैं, डीएनए के कुंडलन में हेल्प करते हैं। क्रोमेटिन का निर्माण होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन की जो सिंथेसिस है ग्रोथ 1 फेज में होती है। इसके दौरान ये मुख्य कार्य होते हैं। बाकी सेल भी मेटाबॉलिकली एक्टिव है, जो भी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका लगातार निर्माण होता रहता है। लेकिन अगर हम देखें तो डीएनटीपीज, डीएनए पॉलीमरेज, हिस्टोन प्रोटीन मुख्य रूप से इनका निर्माण G1 फेज में होता है, क्योंकि यह प्रीकर्सर के रूप में काम आते हैं S फेज में। जब डीएनए की मात्रा डबल होगी, सिंथेसिस होती है रेप्लिकेशन की, तो उनके निर्माण में जो जरूरी सामग्री है वो G1 फेज में
होती है। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो एस फेज में प्रवेश ही नहीं करती है। कुछ कोशिकाएं जो एस फेज में प्रवेश नहीं करती, वो G1 फेज में ही रहती है। वो कोशिकाएं वास्तव में G0 फेज में अरेस्ट हो जाती है। उसे हम क्या कहेंगे? G0 फेज, जीरो अवस्था कहा जाता है कि ये कोशिकाएं पुनः कभी विभाजन नहीं करती है। जैसे नर्व सेल है, ये कभी विभाजन नहीं करती है। मुख्य रूप से ऐसी कोशिकाएं जो अत्यधिक विभेदित हो जाती है, कार्य के अनुसार यदि उनमें अत्यधिक विभेदन पाया जाता है तो ये विभेदित कोशिकाएं पुनः स्टेम सेल में या मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। ये विभेदन पुनः उनमें रीडिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है, तो ये विभेदित कोशिकाएं विभाजन नहीं करेगी, तो ये G0 अवस्था में अरेस्ट रहती है, पुनः विभाजन नहीं करेगी। सेकंड जो एस फेज होती है, एस फेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है या डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। थर्ड स्टेज होती है G2 फेज है, या ये ग्रोथ सेकंड अवस्था होती है। इस दौरान कोशिका में ऐसे परिवर्तन आते हैं जो उसको विभाजन के लिए जरूरी सामग्री होती है। क्या क्या विभाजन के लिए क्या क्या बनते हैं? विभाजन के दौरान एक तो स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होता है, तो वो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो माइक्रोट्यूबुल्स के बने होते हैं। तो इसके दौरान G2 अवस्था के दौरान मुख्य रूप से माइक्रोट्यूबुल्स का निर्माण होता है। साथ ही जो क्रोमेटिन होता है वो क्रोमोसोम में बदल जाते हैं, तो क्रोमोसोम निर्माण के लिए इसके फोल्ड प्रोटीन होते हैं, उनकी सिंथेसिस होती है G2 अवस्था में। और जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, उसमें से हिस्टोन H1 जो हिस्टोन है उसका जो निर्माण है वो मुख्य रूप से G2 अवस्था में होता है, क्योंकि ये डीएनए के अधिक कुंडलन के लिए जरूरी होता है। तो H1 हिस्टोन प्रोटीन का जो निर्माण है वो G2 अवस्था में ज़्यादा होता है। इसके फोल्ड प्रोटीन का निर्माण होता है। सिंथेसिस डिवीजन के लिए जो नेसेसरी स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो माइक्रोट्यूबुल्स के बने होते हैं उनका निर्माण है, या साइटोस्केलेटन है उनका निर्माण भी G2 अवस्था में होता है। कोशिका अपने आप को तैयार करती है। अब हम देखते हैं कि कोशिका विभाजन क्यों करती है। कोशिका विभाजन क्यों करती है, इसे हमने पहले पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी और पढ़ लेते हैं। क्योंकि जब कोशिका विभाजन करती है, जैसे ही नई कोशिका बनती है, ये कोशिका स्मॉल साइज की होती है, छोटे आकार की कोशिका है। और ये जो स्मॉल साइज की जो कोशिका होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। मेटाबॉलिकली अत्यधिक ये एक्टिव कोशिका होती है, क्योंकि इसको अपने साइज को इंक्रीज करना है, ग्रोथ करना है। मेटाबॉलिक एक्टिव है, इस मीन्स हम कह सकते हैं इसमें पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है वो ज़्यादा होता है अपने सराउंडिंग वातावरण के साथ में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्मॉल साइज की जो कोशिका होती है उसके अंदर जो उसका सरफेस एरिया होता है या सतह होती है वो ज़्यादा होता है उसके वॉल्यूम के बजाय। कोशिका में एक तो उसकी जो सरफेस है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सतह होती है जिसके द्वारा वो पदार्थों का आदान प्रदान करती है, और जिसमें एक वॉल्यूम होता है, साइटोप्लाज्म भरा रहता है जिसमें वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। उन रिएक्शन के लिए उसको नए नए पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो ये जो सरफेस एरिया टू जो वॉल्यूम का जो अनुपात होता है छोटी कोशिका के अंदर, यह अधिक होता है। ठीक है, इस कारण कोशिका है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। जब धीरे धीरे कोशिका का आकार बढ़ता जाता है, लार्ज सेल हो जाती है, कोशिका का आकार बढ़ता है, तो उसमें क्या होता है, ये कोशिका लेस एक्टिव होती है। धीरे धीरे कोशिका एक्टिव कम हो जाती है। क्यों हो जाती है ऐसा? क्योंकि जैसे जैसे कोशिका का आकार बढ़ेगा उसका जो सरफेस एरिया है ये उसके वॉल्यूम के अनुपात में, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का जो अनुपात होता है वो धीरे धीरे घटने लगता है, कम हो जाता है। इस कारण कुछ नए पदार्थों का जो कोशिका के साथ में, सरफेस के साथ में आदान प्रदान होता है वो धीरे धीरे घटने लगता है, इनसफिशिएंट हो जाता है। उसका सरफेस एरिया उस वॉल्यूम को फिल करने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जरूरी रिक्वायरमेंट होती है, वो उस सरफेस एरिया के द्वारा नहीं आ सकती है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सरफेस होती है, सतह होती है, ये बढ़ता है आर स्क्वायर में। ये कैसे बढ़ेगा? 2 डायमेंशनली बढ़ता है, आर स्क्वायर में बढ़ता है। जबकि जो आयतन होता है वह क्यूब में बढ़ता है, ये आर क्यूब में बढ़ता रहेगा। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये ज़्यादा बढ़ेगा इससे, और ये जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है वो कम होता जाएगा। और एक निश्चित आकार के बाद में कोशिका को विभाजन करना ही होता है, क्योंकि अब उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। अब हम सेल डिवीजन देखते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। जो कोशिका विभाजन है वह 3 प्रकार से होता है। पहला है एमाइटोसिस, या इसको बाइनरी फिशन भी कहते हैं, या इसको असूत्री विभाजन भी कहा जाता है। द्विखंडन कहते हैं, बाइनरी फिशन है, एमाइटोसिस है, या असूत्री विभाजन है। असूत्री विभाजन है यह केवल प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरियल सेल है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इनमें जो कोशिका विभाजन होता है वो एमाइटोसिस टाइप का होता है, क्योंकि इनमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, और इस कारण उनमें जो कोशिका विभाजन होता है वो कोशिका समान 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे हम एमाइटोसिस कहते हैं। सेकेंड टाइप का जो सेल डिवीजन है वो है माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। यह सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। सभी प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यह पाया जाता है समसूत्री विभाजन। इसमें भी जो ये विभाजन है वो 2 प्रकार से होता है। पहले, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है, तो पहले केंद्रक का विभाजन होता है जिसे कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में उसमें जो साइटोप्लाज्म है उसका विभाजन होता है। पहले क्या होता है, क्योंकि इनमें केंद्रक उपस्थित होता है तो उसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, केंद्रक के विभाजन को। उसके बाद में होता है साइटोप्लाज्म का विभाजन, जिसे साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि केंद्रक के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। जो कोशिका का मुख्य रूप से उनकी जो संपत्ति है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो केंद्रक ही होता है। तो सबसे पहले कोशिका है वो केंद्रक का ही विभाजन करती है। मुख्य चीज़ का पहले विभाजन किया जाता है, उसके बाद में गौण चीज़ों का बंटवारा किया जाता है, विभाजन किया जाता है। तो समसूत्री विभाजन क्या है? सभी प्रकार की कोशिकाओं में होता है, सभी प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। तीसरे प्रकार का जो विभाजन है वो है मियोसिस, या इसको अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। यह केवल यूकैरियोटिक जनन कोशिकाओं में होता है, जो गैमेट का निर्माण करती है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन है केवल यूकैरियोटिक जनन कोशिकाओं में होता है, जो या तो गैमेट जिनके द्वारा गैमेट का निर्माण होता है, हैप्लॉइड सेल बनती है, डीएनए की मात्रा होती है वो कोशिका में हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम माइटोसिस और मियोसिस को डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।